कांग्रेस की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे होगी, इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं को। और वो जो 3 वकील हैं, वो उन्होंने बताया कि वो 3 वकील बड़े वकील हैं, अमेरिका के दिग्गज वकील, और सबकी अपनी-अपनी लॉ फर्म है और वो लोग इसका मुकदमा लड़ रहे थे। यानी मनीष जी, एक आतंकवादी जो अमेरिका से लाया जा रहा है, उसके आने से पहले जो अभी आपने दिखाया, गृह मंत्री के कार्यालय में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 1.5 घंटे से ज्यादा बैठक हुई है कि नक्सलवाद के पीछे देश का गृह मंत्री एकदम जैसे पागलों की तरह पीछे पड़ गए हैं कि इसका 26 तक हम इसको सफाया कर देंगे। पाकिस्तान में जड़ में मट्ठा तमाम उन आतंकवादियों के खात्मे के बाद जो मुख्य सरगना तहब्बुर राना जो अमेरिका में बसा हुआ था, अमेरिका के जेल में था, उसकी सजा इतनी है, अमेरिका के लिए भी वांटेड था, इस जन्म में वो बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि ये है, जो लोग ये कहते हैं ना कि क्या हुआ, ये बड़ी उपलब्धि ये है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कि तहब्बुर राना भारत आ रहा है। मतलब उसकी आखिरी उम्मीद अब खत्म हो गई भारत ना आने की। तहब्बुर राना के भारत आने से बेचैनी पाकिस्तान में है और 10 जनपथ में है, कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम में है। ये तो जश्न का विषय होना चाहिए कांग्रेस के लिए भी कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन भारत आ रहा है। मनीष जी, कांग्रेस की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे होगी, इसमें कांग्रेस के कुछ नेताओं की। और वो दर्शक, अगर आप उसका पिछले 10-15 साल का इतिहास देख लें, बम्बई हमले के बाद का इतिहास देख लें, तो बहुत स्पष्ट चेहरे आपको सामने नजर आएंगे। कोई ओसामा जी कहता था, कोई हाफिज सईद साहब कहता था। हाफिज सईद कहता था कि भारत के अंदर कांग्रेस जैसी अच्छी पार्टियां भी हैं। ये हाफिज सईद का इंटरव्यू पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर। तो इसका मतलब कांग्रेस का कोई ना कोई कनेक्शन तो था, लेकिन उसका कोई मनीष जी कंक्रीट प्रूफ नहीं मिल रहा था। और आज मनीष जी, इस तहव्वुर राना के बारे में लोगों को समझना पड़ेगा कि ये भारत की बहुत बड़ी जीत है। ये मैंने डाला है, पहले वो खबर डाल दूं ताकि उससे लोगों की समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी जीत है भारत की। निश्चित रूप से कि ये पिछले जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, तब से भारत वहां पर अमेरिका के अंदर एक लीगल बैटल लड़ रहा था, कानूनी लड़ाई लड़ रहा था इन आतंकवादियों को लाने की। और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर वकील भी तैनात थे। लेकिन ये तो भारत सरकार का मामला था, जितना पैसा लगे कोई समस्या नहीं थी। गौर करिए मनीष जी कि वो तहव्वुर राना पिछले 10 साल से वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा था अमेरिका के अंदर। और खासकर पहले तो उसकी सजा चल रही थी, पहले बंद था। पिछले 6-7 साल से वो इस बात की लड़ाई लड़ रहा था कि मुझको भारत ना भेजा जाए। और उस पर उसने कैसे पैसा खर्चा किया, जरा इसका अनुमान एक लगा लीजिए। कि मैंने आज उसका पूरा नेटवर्क ढूंढा कि टियर 1 के वकील उसके साथ थे। अभी अभी मैं कर दूंगा मनीष जी, मैं रह गया है कि देख लें जरा, इसको पहचान लें। हाँ, सिजाल आप डाल दिए, तब तक ये बताने तब तक मैं इसके तब तक जरा इसका पढ़ दीजिए जो मैंने डाला है, वो भी दर्शक समझ लें। बिल्कुल, भारत की यह बड़ी जीत है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर राना को आज देर रात या कल सुबह तक भारतीय एजेंसी अमेरिका में से खींचकर भारत की धरती पर पटकने वाली है। उसे अमेरिका में अपनी हिरासत में लेकर भारतीय एजेंसी ने आधिकारिक विमान में बैठ चुके हैं। अब बात कुछ घंटों की है। 26/11 को हुए मुंबई हमले के बाद भारत के हाथ केवल अजमल कसाब नाम का एक आतंकी लफंगा भी लगा था, जिसे अपने ट्रेनर के नाम के अलावा कुछ नहीं पता था। उसकी स्थिति किराए के हथियारों से अधिक नहीं थी, इससे ज्यादा वो नहीं जानता था। तब से अब तक लगभग 17 वर्ष बीत गए, भारत के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं निकला। लेकिन भारत के हाथ अब तहब्बुर राना लगा है, वो व्यक्ति जिसने 26/11 मुंबई हमले की स्क्रिप्ट लिखी। डेविड हेडली का हैंडलर भी वही व्यक्ति है। भारत मुंबई हमला कैसे होगा, कब होगा, पाकिस्तान से लेकर भारत के गद्दारों तक कौन कितनी मदद करेगा, इसकी ब्लूप्रिंट इसी तहब्बुर राना ने तैयार की थी। अतः अब भारत की धरती पर उसके उतरने के बाद पाकिस्तान का मुंह काला होगा। साथ ही अब तक की राजनीतिक और मीडिया के साथ मजहब की बाम्बियों में छुपे भारतीयों के आस्तीन के सांप भी बेनकाब होंगे। और ये जो मुंबई आतंकी हमला आरएसएस की साजिश जो कर रहा था, इसीलिए मुझे लगता है गृह मंत्री ने संसद के अंदर उसे बुलवाया और कहा कि बेटा बोलो साफ साफ, अब तो कम से कम बोल दो कि भाई ये हिंदू आतंकवाद नहीं था, तुमने ऐसा नहीं कहा था।
उसने हाँ। स्वीकार कर लिया। मुझे लग रहा है कि ये डर जो है दिग्विजय सिंह के अंदर समा गया कि तहब्बुर राना उसका भी नाम बताएगा। अब जरा मनी जी ये ट्वीट दिखाइए, ये पहले वाला हाँ ये दर्शक जाने मनी जी कि ये तहब्बुर राणा के वकील हैं। ये तहब्बुर राणा लायर्स इन द यूएस इंक्लूडेड जॉन डिक्लाइन, जेनिफर एल विलियम्स एंड जोशुआ लेविस ड्राटेल कि ये 3 वकील जो हैं ये मुख्यतः इसकी पूरी लड़ाई इन्होंने वहां पे अमेरिका के अंदर लड़ी है। और जरा आप बगल में आ जाइए, ये टियर 1 के वकील हैं। मैं इनके सबकी वेबसाइट पे जाके मनी जी पूरा मैंने तलाशा। और जरा बगल वाला हाँ ये देखिए कि ये सबसे खास पढ़िए कि द टॉप प्लेयर्स इन द यूएस लाइक एलेक्सिप्रो कैन चार्ज आवरली रेट्स एज हाई एज $3,000, reflecting the soaring cost of high-profile legal representation, with some senior partners regularly charging over 12,000 and 2,000 an hour, $2,000 से $3,000 प्रति घंटा। ये जो टियर 1 के वकील हैं यूएस के अंदर, ये फीस उनकी है। और ये तो मतलब अब मनीष जी तो अच्छे जानते हैं इस धंधे को कि ये जो बाहर शो किया जाता है ये तो दिखाने के लिए शो किया जाता है, वास्तव में कितना पैसा लेते हैं ये सब जानते हैं। अंदाजा आप नहीं लगा सकते कितना लेते हैं ये वकील। और इसके लिए टियर 1 की 3 लीगल कंपनियां मनीष जी लगी हुई थी, यानी हजारों ने दसियों हजार डॉलर पर घंटे इसके ऊपर खर्च किए जा रहे थे। तो इसकी तो औकात नहीं तहब्बुर राणा की। इससे आप समझिए कि आईएसआई पानी की तरह पैसा बहा रही थी पिछले कई सालों से कि तहब्बुर राणा किसी भी तरह से भारत न भेजा जाए। ये मैं इसीलिए डाल रहा था, जाने अब आप पढ़ गया तो मैं इसीलिए दिखा के बात कर रहा हूँ। और वो जो 3 वकील हैं वो मैंने बताया कि वो 3 वकील बड़े वकील हैं, अमेरिका के दिग्गज वकील, और सबकी अपनी अपनी लॉ फर्म है। और वो लोग इसका मुकदमा लड़ रहे थे, यानी 3 लॉ फर्में इसके लिए लगी हुई थी। तो ये एक ट्रेवल एजेंसी चलाने वाला आईएसआई का गुर्गा, इसके पास कितने पैसे थे? ये हजारों डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से सालों से मुकदमा चल रहा है। ये सालों से लड़ रहा। तो आप अगर इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे और अगर पाकिस्तानी रुपयों में करेंगे तो कम से कम 400-500 करोड़ रुपया फूंक दिया आईएसआई ने इसके ऊपर। सोच सकते हैं आप कि ये कितना इंपॉर्टेंट आदमी है। ये बात इसकी महत्ता को बता रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण है आईएसआई के लिए और कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए। और इसीलिए आईएसआई को था कि ये तहब्बुर राणा किसी भी तरह से भारत के हाथ में न पहुंचने पाए। और आज जब वो हारा है तो मैंने कहा ना कि ये आईएसआई को सैकड़ों करोड़ की झटका भी लगा है साथ में। एक तो ऐसे पाकिस्तान बड़ी कंगाली में चल रहा है और उसके साथ साथ ये 200-250 करोड़ 300 करोड़ भगवान जाने कितना है, कितने घंटे की इसकी वकालत है। क्योंकि पिछले 7-8 साल से तो धंधा ये मुकदमा लगातार चल रहा है, कभी निचली अदालत में, फिर ये अदालत वो अदालत, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसने कई अपीलें की। तो लगातार ये मुकदमे चल रहे थे। तो 2 फायदे हुए हैं। एक तो तहब्बुर राणा आज भारत के पास आ गया। बता दूं मनीष जी कि कल संभवतः 12 बजे दोपहर में उसका जहाज यहाँ उतरेगा। एजेंसियां एनआईए के अधिकारी साथ में हैं, एनआईए और रॉ के अधिकारी हैं, उनके वो अपनी हिरासत में लेकर 12 बजे भारत में उतरेंगे। कल 12 बजे वो यहाँ पहुंचेगा। उससे पहले पाकिस्तान को 440 वोल्ट का झटका लगा होगा कि सारा रुपया उसका गल गया एक तरह से, और वो जिसको बचाना चाह रहे थे वो भी भारत के पास आ गया। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण था क्यों मनीष जी? ये हम लोग इसके ऊपर अक्सर बात कर रहे थे। तो वही था, जिस दिन ये आएगा उस दिन इस पर बात करेंगे। इसको जरा दर्शक समझे कि ये आज का खिलाड़ी नहीं है। और ये डेविड रिडली जो है, कितना ये महत्वपूर्ण था, ये इससे लग रहा है कि देखिए हमारे एनएसए आज इस बैठक में गृह मंत्री के साथ, इस बैठक में देश के विदेश मंत्री स्वयं हैं और इन सब की बैठक हुई तहब्बुर के आने से पहले। देखिए एकदम कितना सीक्वेंस में सब लोग पहुंचे हैं। डोभाल साहब पहुंचे, विदेश मंत्री आ चुके हुए हैं, गृह मंत्रालय में इन सब की बैठक हुई है। और इससे आपको ये पता चलता है कि क्या कुछ हो रहा है। भारत के गृह मंत्रालय देख रहे हैं, गृह मंत्रालय ये नॉर्थ, ये देखिए ये बताया जा रहा है, ये नॉर्थ कैंप जो कैंपस है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक 2 है। तो ये साउथ ब्लॉक है, ये साउथ ब्लॉक है। नहीं, साउथ ब्लॉक में गृह मंत्रालय साउथ ब्लॉक में है। अब इस पूरी चीज को आप देखेंगे
देख तो ये लगता है कि भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है। और तय सी बात है कि सर, ये तय सी बात है कि कांग्रेस की भी सांसें उखड़ी हुई होगी। और क्या इसीलिए गृह मंत्री ने दिग्विजय सिंह से संसद के अंदर सब कुछ पूर्ण करवाया? मनीष जी, एक आतंकवादी जो अमेरिका से लाया जा रहा है, उसके आने से पहले जो अभी आपने दिखाया कि गृह मंत्री के कार्यालय में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 1.5 घंटे से ज्यादा बैठक हुई है। तो ये और बता रहा है कि ये कितना महत्वपूर्ण शिकार हाथ लगा है भारत के। ये आतंकवादी नहीं, ये एक सूचनाओं का खजाना लेकर आ रहा है ये आदमी। और ये आने वाला समय बड़ा दूसरा होगा जब इसके खुलासे शुरू होंगे। अब कितना एनआईए पब्लिक को बताती है, कितना एनआईए अपने हिसाब से रखती है, तो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन फिर भी बहुत से खुलासे आएंगे सामने। और वो जो मनीष जी बार बार जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस को, तो मैंने कहा ना कि आज कांग्रेस के कुछ नेता, सब नहीं मनीष जी, सब बाकी तो चमचे चाटवार लघुए भगुए नहीं, कुछ नेता जिनके चेहरे आपको याद आ जाएंगे अभी जब मैं इसके कर्म बताऊंगा, वो उन नेताओं के आज की रात करवट बदलते हुए गुजरेगी निश्चित। कि तहावुर राणा पता नहीं क्या बता देगा, और वो दूसरा बॉलीवुड का वो भाण जिसका लौंडा साथ में घूमा करता था। क्योंकि एक बात और बताऊं मनीष जी, जो पब्लिक में बहुत कम आई थी सामने, कि डेविड हेडली को तो सब जानते हैं कि वो हिंदुस्तान में आया, उसने रेकी की। लेकिन ये तहावुर राणा भी 3 बार हिंदुस्तान आया था, 3 बार हिंदुस्तान आया था। और आखिरी यात्रा जो इसकी थी वो बंबई हमले से ठीक 12 दिन पहले थी। और 12 दिन पहले ये आकर उसी ताज होटल में रुका था। ताज होटल के अंदर सारी रेकी इसी ने की थी। वो तो डेविड हेडली तो बाहर फुट सोल्जर था, तो ताज होटल वाला जो था वो इसी का एक तरह से पूरा दी हुई सूचनाएं थी, और पूरी रेकी इसकी की हुई थी। अन्यथा इसीलिए गौर करिए मनीष जी कि सारे आतंकवादी मार दिए गए थे, लेकिन ताज होटल में हमारे सुरक्षा बलों के साथ 2 दिन से ज्यादा मुठभेड़ चली थी। क्योंकि वो जो आतंकवादी थे वो ताज होटल के चप्पे चप्पे से परिचित थे, तो वो तो अचानक आए थे। उनको एक तरह से रेकी करके देने वाला यही आदमी था। तो ये आदमी मेन हैंडलर था। और 12 दिन पहले ये हिंदुस्तान से गया, क्योंकि ये तो सारे रिकॉर्ड निकला है। इसके साथ एक आदमी और था, लेकिन वो मार दिया गया, इलियास कश्मीरी। तो उसकी बात करने बेकार, वो काफी पहले उसी समय मार दिया गया था, मेरे ख्याल 10 या 11 में कहीं एनकाउंटर में मारा गया था इलियास कश्मीरी। ये बचा था। और ये आदमी आईएसआई के साथ कब से है, इसका जरा अनुमान आप लगाइए कि 9/11 जब मनी जी अमेरिका में टावर गिराए गए, उसके बाद अमेरिका ने कहा कि अब तुम्हें आतंकवाद का धंधा खत्म करो पाकिस्तान से, कि अब ये नहीं चलेगा, क्योंकि अमेरिका खुद बहुत गहरी चोट लगी थी। तो अमेरिका ने उसकी भी आंखों में धूल झोंकने के लिए कहा कि ठीक, हम लश्कर तोयबा इन सबको बैन करते हैं। और उसके बाद उसने कराची में हेडक्वार्टर किया, लाहौर से शिफ्ट करके वहां बना दिया। और वहां पर एक मीटिंग हुई। ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्टें मैं बता रहा हूँ कि 2002 में एक कराची में बैठक हुई। हाफिज सईद बैठा, दाऊद इब्राहिम बैठा, आईएसआई के अधिकारी बैठे, और उस मीटिंग में भी ये तहावुर राणा था। और उस मीटिंग में एक प्लान बना कि हिंदुस्तान के अंदर, एक कश्मीर के अलावा पूरे हिंदुस्तान में कैसे आतंकवाद फैलाया जाए, कैसे पूरे देश को दहलाया जाए। और उसमें फिर दाऊद का जो नेटवर्क था गुंडे बदमाशों का, उसका इस्तेमाल किया गया। और साथ ही साथ आईएसआई ने मनी जी एक ऐसा नाम है उस रिपोर्ट के अंदर कि बहुत कम मतलब लोग जानते तो हैं कि वो गुरगा है, कि जाकिर नायक भी उसी बैठक की उपज है। 2002 में आईएसआई प्लान बनाती है, और उसके बाद आईएसआई जाकिर नायक को फंडिंग होती है। और जरा एक और चीज जरा गौर करिए कि तहावुर राणा अब आ रहा, तो कई चीजें खुल रही हैं कि नक्सलवाद के पीछे देश का गृह मंत्री एकदम जैसे पागलों की तरह पीछे पड़ गए हैं कि इसका 26 तक हम इसको सफाया कर देंगे। कारण क्या है, ये तो 50 साल से चल रहा था, 1967 से 69 से, कि वो जो 2002 की मीटिंग है आईएसआई, दाऊद इब्राहिम और तहावुर राणा, हाफिज सईद सबकी, उसमें यह हुआ कि हम माओवाद जो नक्सलवादी हैं इनको भी हम फंडिंग करेंगे, और इनके जरिए पैसा हम भारत के अंदर पहुंचाएंगे। और वो काम बहुत तेजी से हुआ। उसके बाद आपने देखा कि 2006 में किस तरह से उसका पीस टीवी आ गया, जाकिर नायक छा गया था पूरे देश के अंदर, और कांग्रेस की सरकार अंधी बहरी गूंगी बनके चुपचाप लेटी हुई थी।
दिग्विजय सिंह उसके कार्यक्रम में जाके उसको प्रमोट कर रहा था। क्यों कर रहा था वो? मनीष जी, हमारी एजेंसियों ने जो पूरी रिपोर्ट तैयार की है, तो ये रिपोर्ट तभी की तैयार की हुई है। तो एजेंसियों की रिपोर्ट उस कांग्रेस के सरकार के पास भी थी, और उसका एक वो जो नाम जिनका, अरे जिन्होंने बताया था कि कमलनाथ ने मुझसे कहा था कि राहुल गांधी पेशाब करने के लिए घूम रहा हूँ, मैं देखिए नाम इस समय मुझसे मिस हो रहा है, जो अंडर सेक्रेटरी थे होम डिपार्टमेंट में, वो उन्होंने बताया कि सारी रिपोर्टें थी। तो जब रिपोर्टें होने के बावजूद किस तरह से दिग्विजय सिंह उसके कार्यक्रम में जाता था, कैसे उसका महिमा मंडन करता था, और वो आदमी ISI और हाफिज सईद और इन लोगों के का एक कराची प्रोजेक्ट का हिस्सा था वो। तो एक तो जाकिर नायक मनी जी कि वो आदमी मुसलमानों को भड़काने के काम में जुट गया था, और साथ में उनका आतंकवादी संगठन कैसे हो, उस काम का जिम्मा दिया गया था, जो कल जिसको फांसी की सजा हुई है, वो भटकल इंडियन मुजाहिदीन 2006 में। लेकिन उससे पहले एक और संगठन बना जिसका नाम था PFI, जिसकी भी कमर गृह मंत्री अमित शाह ने खत्म कर दिया, उसको मिट्टी में मिला दिया। जैसे योगी बाबा भाषा में बात करूं तो PFI आज की तारीख में मिट्टी में मिला हुआ। वो PFI उसी समय जिंदा किया गया था क्योंकि सिमी पे प्रतिबंध लगा था, और उसके PFI के बाद ये जो सिमी का जो एक तरह से सप्लीमेंट आया, इंडियन मुजाहिदीन। तो मनीष जी, इस पूरी आतंकवाद की यात्रा, ये मैंने बहुत संक्षेप में बात की है कि इस पूरी आतंकवाद की यात्रा 2002 से लेकर 2013-14 तक कि हिंदुस्तान में कैसे आप सबको याद होगा किस तरह से दहल रहा था पूरा देश, कहीं अहमदाबाद में ब्लास्ट, कहीं फलानी जगह ब्लास्ट, कहीं ढिमाकी जगह ब्लास्ट। इस पूरी यात्रा का साक्षी, इस पूरी यात्रा का रचयिता, इस पूरी यात्रा का मास्टरमाइंड अगर कोई था तो ये तहव्वुर राना ही था। ये उस पूरी यात्रा के एक एक स्टॉपेज से परिचित है, इसको ये मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर कहाँ किससे बात करनी है, हिंदुस्तान के अंदर कौन हमारा स्लीपर सेल है, कौन हमारा स्लीपर सेल राजनीति के अंदर है, कौन हमारा स्लीपर सेल मीडिया के अंदर है, कौन हमारा स्लीपर सेल जुडिशरी में है, और जब हमारा आतंकवादी पकड़ा जाएगा तो कौन कौन हमारा वकील खड़ा होगा। सबको पैसा मिल रहा था, और उस वो सारी सूचनाएं क्योंकि ताउर राना के पास हैं, वो अब वो बकेगा जिस समय, तो उस समय इन सबके नंगे हो जाएंगे ये लोग। तो ये इनको घबराहट ये है, और इसमें सबसे बड़ा जो खुलेगा मनीष जी, पोल, जिसमें कांग्रेस रंगे हाथ पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद ये जो मीडिया के आस्तीन के सांप है मीडिया के अंदर, मैं याद दिला दूं दर्शकों को कि समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट, और उस समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तान आज भी ताना देता है कि वो तो हिंदुओं ने किया था, वो तो हिंदू आतंकवाद था। वो पाकिस्तानी आज भी ये गाना गाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार ने बाकायदा लिख के दिया कि ये हिंदू आतंकवाद के कारण हुआ है। ये यहाँ की सरकार ने लिख के दिया था, तो पाकिस्तानी ठीक गाली देते हैं, लेकिन उसका सच क्या है कि उसका सच ये है कि अमेरिका की जो एजेंसी FBI है, उसके रिकॉर्ड में आज भी ये दर्ज है कि ये जो बम विस्फोट किया गया था समझौता ट्रेन में, वो बम विस्फोट पाकिस्तान के लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने किया था। और उस समय जो 2 लोग पकड़े गए थे, और उसको पकड़ा था हरियाणा पुलिस ने, उनके जो इंस्पेक्टर और अफसर थे, उनके बयान है मनीष जी माइक के ऊपर कि उन्होंने बिल्कुल पकड़ लिया था, और वो जो दोनों पकड़े गए थे वो दोनों पाकिस्तानी थे, दोनों बिना पासपोर्ट के हिंदुस्तान में आए थे। जरा उनके पास पासपोर्ट था ही नहीं, जाली नकली छोड़ दीजिए, बिना पासपोर्ट के वो थे, और उन दोनों को हरियाणा की पुलिस ने पकड़ लिया था। और उसमें महिला इंस्पेक्टर है, उसका मेरे ख्याल से अब भी पड़ा होगा इंटरव्यू, उसने कहा कि हमने पकड़ा था, हमने सारे तथ्य इकट्ठे किए थे, अचानक ऊपर से फोन आया और उसके बाद हमको उसको छोड़ना पड़ा। तो मनीष जी, मैं कह रहा हूँ चलिए आतंकवादी नहीं थे, मैंने मान लिया, अरे वो बिना पासपोर्ट के पाकिस्तानी थे, और अगर बिना पासपोर्ट के आप किसी देश में पकड़ जाए तो महीनों नहीं सालों जमानत नहीं होती है, खासकर अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मामला हो। उनको पकड़ के उनको जेल भेजा ही नहीं गया, उनको छोड़ दिया गया, और वो तत्काल पाकिस्तान वापस चले गए। तो आज तक वो दोबारा पकड़ में नहीं आए। तो क्योंकि कांग्रेस को कहानी गढ़नी थी हिंदू आतंकवाद की, तो वो दोनों आतंकवादी वापस भेज दिए गए पाकिस्तान, जब बिना पासपोर्ट के घुसे थे।
और हिंदू कांग्रेस लगातार कहती रही और पाकिस्तान आज भी कहता है कि समझौता एक्सप्रेस में जो ब्लास्ट हुआ था वो हिंदुओं ने किया था, हिंदू आतंकवाद था वो। तो वो जो कहानी है, उस कहानी का भी सच क्या है ये तहव्वुर राना से बेहतर कोई नहीं जानता। तो बिल्कुल। अब इसीलिए वो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि तहव्वुर राना अमेरिका के जेल से भारत के तिहाड़ जेल में बंद सेल में हो जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या क्या राज खोलेगा बोलेगा। भारत में बैठे भारत द्रोहियों की। पाकिस्तान की तो छोड़ दीजिए, भारत में हाँ, बैठे भारत द्रोहियों की। और भारत द्रोही वो ज्यादातर वो होंगे जो इस देश में संवैधानिक पद पर बैठे हुए थे। बिल्कुल एकदम। मैंने इसीलिए लिखा कि जो राजनीति और मीडिया की बांबी में जो सांप छुपे हैं, आस्तीन के सांप, वो सब बिलबिला के बाहर आएंगे। अब यह है कि उस पर कैसे एक्शन होता है, किस तरह से भारत सरकार उस पर आगे बढ़ती है। क्योंकि मान लीजिए समय कम है, ये बता दूं कि अभी जो उसकी रिपोर्ट आ रही, मैं पढ़ रहा था कि उसको भांति भांति की बीमारियां हैं और उसको साथ गाल ब्लैडर का कैंसर भी है, जो अभी पता चल रहा है। तो वो अब वो 2 साल 3 साल से ज्यादा आप उसका बहुत ज्यादा इलाज कर लेंगे, 2-3 साल रखेंगे अपने पास, मर जाएगा वो। तो उसको बहुत हैंडल विद केयर वाला मामला है। और उससे जितनी ज्यादा से ज्यादा जैसी सूचनाएं हो, एजेंसियां कर हमारी NIA राव से सब उगलवा लेंगी। और अगर उनसे काम ना हो रहा तो उत्तर प्रदेश पुलिस के 2 सिपाही बुलाओ, कांस्टेबल, और वो 24 घंटे में सब उससे उगलवा लेंगे। जो नहीं उगलना चाहता वो भी बता देगा। हाँ, ये देखिए नाम लिख दिया इन्होंने, RVS मनी। RVS मनी। तो अभी मान लीजिए जब हम लोग वहाँ गए थे दिल्ली वाली उसमें सेमिनार में, तो अच्छा आप थोड़ा लेट आए थे, तो इनके साथ मेरी करीब 2 घंटे में इनके साथ बैठा रहा, 2 बार चाय पी रहा था। तो इन्होंने बहुत बातें बताई थी। तो उन्होंने कहा कि सारी रिपोर्टें थी लेकिन एक्शन तो सरकार को करना था। ये धन्यवाद जिन्होंने नाम बताया था कि एक्शन तो सरकार को करना था, सरकार एक्शन कर ही नहीं रही थी। तो ये है सच। तो अब हिंदुस्तान में तो RVS मनी जैसे लोग जिक्र करते हैं, लेकिन अब उसका सबूत, ठोस सबूत आपको तहव्वुर राना देगा। और इसीलिए कई नेताओं को आज की रात नींद नहीं आएगी। हो सकता है उसको भी ना आए जो बाटला हाउस वालों को देख के फूट फूट कर रोई थी, जो उनकी लाशें देख के रोई थी। तो आज शायद उससे ज्यादा फूट फूट के रोएगी आज की रात वो। बिल्कुल। और हम सब इंतजार कर रहे हैं। सही बात है, तहव्वुर राना उम्र दराज भी हो गया है, बीमारियां हैं, तो वो टाइम पास ना हो, भारत की हाँ, एजेंसियां वो सच भारत की अदालत में रखे ताकि ये देश जान सके कि आपने जिन्हें संवैधानिक पद पर बिठाया था वो सालों इस देश के साथ क्या कर रहे थे। कर रहे वो थे। सच इस देश के सामने आना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है।